अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम स्टोरेज स्ट्रक्चर के हवाले से। तो उसमें हमने डिफरेंट मेमोरीज और स्टोरेज से रिलेटेड जो हायरार्की है वो हमने डिस्कस किया। और उसके बाद कंपैरिजन टेबल हमने देखा कि कैसे रजिस्टर्स मेमोरी का लेवल होता है, कैशे मेमोरी होती है, देन मेन मेमोरी और स्टोरेज जो डिस्क स्टोरेज वगैरह। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि मैं कैशिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को मज़ीद डिटेल में बताऊंगा। तो बेसिकली होता यह है, कैशे एक हमारे पास फास्ट मेमोरी लोकेशन होती है। और मेन मकसद इसका क्या होता है कि जो रीसेंट डाटा और फ्रीक्वेंट डाटा इस्तेमाल हो रहा है उसकी एक कॉपी जो है एक माइक्रो प्रोसेसर के करीब करीब किसी मेमोरी में रख दी जाए। तो कैशिंग हमारे पास कैशे मेमोरी एक ऐसी मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे हमारे पास रिसेंट और फ्रीक्वेंट डाटा की कॉपी मौजूद होती है। तो टिपिकली रीड करें तो इंफॉर्मेशन इन यूज कॉपीड फ्रॉम स्लोअर टू फास्टर स्टोरेज टेम्परेरीली। तो इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट को, कैशे मेमोरी के इस्तेमाल करने के कॉन्सेप्ट को कैशिंग कहा जाता है। अब स्लोअर मेमोरी कौन सी होगी? वैसे तो रियल में हमारे पास हार्ड डिस्क स्लोअर स्टोरेज है, सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी हमारे पास रैम को कहा जाता है, वो भी स्लो होती है माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड के लिहाज से निस्बतन वो बहुत स्लो मेमोरी होती है। लेकिन हम चाहते हैं कि रैम के ऊपर सपोज कि हमारे पास 4 या 5 प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो उन प्रोग्राम्स में से जो माइक्रो प्रोसेसर के पास करंटली जिस प्रोग्राम का डाटा जा रहा है और आ रहा है और इंस्ट्रक्शन जा रही हैं आ रही हैं, उस करंट एक प्रोग्राम का जो करंट टाइम का जो डाटा है उसको कोई करीब करीब माइक्रो प्रोसेसर के स्टोर किया जाए, तो उसके लिए कैशे मेमोरी इस्तेमाल होती है। तो ये क्या किया जाता है कि रैम से एक उसकी कॉपी उठा के डाटा की वो कैशे के ऊपर स्टोर कर दी जाती है। उससे क्या होगा कि हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर ने जो ही इंस्ट्रक्शंस लोड करनी होगी तो उसको करीब करीब से डाटा मिल जाएगा। तो करीब से डाटा मिलने से क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर फ़ौरन से एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। अगर फ़ौरन से एग्जीक्यूशन होगी तो हमें सिस्टम जो है फास्टली रन होता नज़र आएगा, उसमें हैंग होने के चांस नज़र नहीं आएंगे। इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल परफॉर्म्ड एट मैनी लेवल्स इन द कंप्यूटर। हार्डवेयर लेवल पे भी हम कैशे मेमोरी की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, और इसी तरीके से सॉफ्टवेयर लेवल, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल जो है ओएस लेवल, उसमें भी जो है कैशिंग कॉन्सेप्ट हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ब्राउज़र्स की मैंने एग्जांपल दी थी कि हमारे पास जो ब्राउज़र होते हैं उसके अंदर भी कुकीज़ वगैरह और हिस्ट्री वगैरह जो स्टोर होती है, या कुछ और डाटा वगैरह जो स्टोर होता है, वो एक किस्म का कैशे के अंदर स्टोर हो रहा है। कैशिंग का फर्दर हम डिस्कस करें तो फास्टर स्टोरेज कैशे को कहा जाता है। चेक फर्स्ट टू डिटरमाइन इफ इंफॉर्मेशन इज देयर। तो माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले कैशे में चेक करता है, अगर डाटा वहाँ पे अवेलेबल है तो वहाँ से फ़ौरन से एक्सेस कर लेगा। अगर वहाँ से डाटा फ़ौरन से एक्सेस हो गया तो इसका मतलब यह है कि आपका सिस्टम जो है फास्ट है। इफ इट इज़ information used directly from the cache, it's mean it's fast. It's fast. Otherwise, if not available, data नहीं है available, तो data will be copied to cache from the RAM, from the primary memory. Cache is usually smaller than storage being cached. Cache management is an important task, important design problem. अब ये मैनेजमेंट प्रॉब्लम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि समटाइम क्या होता है कि जो कैशे के अंदर डाटा है उसमें आपके पास जो कोई वेरिएबल है, सपोज एक्स या वाई है, उसकी वैल्यू वैल्यू 2 या 3 है, और रैम के अंदर उसकी वैल्यू अपडेट हो गई, या मेन प्रोग्राम में कहीं उसकी वैल्यू अपडेट हो गई, या सपोज के माइक्रो प्रोसेसर में उसकी वैल्यू अपडेट हो गई। कैशे के अंदर वैल्यू उसकी जो है 5 या 6 कोई चल रही है, और रैम के अंदर वो 2 और 3 पुरानी वैल्यू पड़ी हुई है। तो उस वैल्यूज़ का अपडेट होना फ़ौरन से, सारी की सारी जो कॉपीज़ हमने की होती हैं डाटा की, हर कॉपी अपडेटेड कॉपी हो, ये हमारे पास एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तो इससे रिलेटेड आर्किटेक्चर में और काफ़ी सारी इस पर डिटेल रिसर्च भी अवेलेबल है, और इसको जो है कई सारे प्रॉब्लम्स फाइंड किए गए, उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी फाइंड किया गया।
उसके अलावा कैशे साइज एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी, तो कैशे रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी ये डिटेल बनाई गई है। इसमें कैशे हिट होना, कैसे कैशे मिस हिट होना, और कैशे को मैप करना रैम के साथ, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई। तो ये फर्दर वैसे डिटेल जो टॉपिक है ये आर्किटेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो ओएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना कैशे का आइडिया था वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। तो फर्दर नेक्स्ट चलते हैं। क्योंकि ये स्टार्टिंग हमारे लेक्चर इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए कंप्लीट हमें सिस्टम का समझ होगी, तो फिर जाके उससे रिलेटेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कैसे वर्क करते हैं उसकी हमें डिटेल समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। अब ओएस जो डिज़ाइन किए जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिज़ाइन किए जाते हैं, वो एक सिंगल टाइप के नहीं होते, बल्कि अलग अलग किस्म के सिस्टम्स के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है या ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करना होता है, तो उसमें सबसे अहम चीज़ें जो है वो देखा जाता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन या सिस्टम हार्डवेयर देखा जाता है। सिस्टम में देखने वाली चीज़ें जैसे कि हमारे पास सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, क्लस्टर सिस्टम है, किस किस्म का हार्डवेयर है हमारे पास। सिंगल कोर है, कोर टू डू है, कोर i7 है, कोर i3 है, 5 है, या डुअल कोर है, क्वाड कोर है, किस किस्म के माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं, सीपीयू के साथ जीपीयू भी लगे हुए हैं, या हार्डवेयर किस किस्म का आर्किटेक्चर हार्डवेयर जो है हमारी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर रहा है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है डिज़ाइन किया जाता है, और सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन होता है। और सिस्टम में जो जो कॉन्फ़िगरेशन डिटेल हार्डवेयर वगैरह होती है, उसके लिहाज से ओएस ने अपनी डिफरेंट मोड्स वगैरह डिफरेंट वर्किंग जो है वो करनी होती है। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट को, या एक सिस्टम होता क्या है, आर्किटेक्चर क्या होता है, सिस्टम हमारे पास कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये हार्डवेयर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक है। थोड़ा सा इसकी जो एक समराइज डिस्कशन जो है उसके लिए मेरे पास एक अलग फाइल है, वहाँ पे मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ, फिर वापस इस स्लाइड पे आते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं कि हमारे पास दो कॉन्सेप्ट अक्सर हम देख रहे होते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और दूसरा होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो अक्सर सब्जेक्ट जो है दोनों अलग अलग पढ़ाए जाते हैं, या बाज़ डिग्री प्रोग्राम में एक ही कोर्स भी पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो इस सब्जेक्ट में डिटेल क्या होती है उससे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स इंजीनियर अब्दुल बासित साहब के जो है वो अपलोडेड हैं आसान ट्यूटोरियल चैनल पे। इनकी डिटेल्स का अगर आपको ज़रूरत पेश आए तो उन वीडियो लेक्चर्स की डिटेल देख लीजिएगा। फिलहाल ओएस के लिहाज से आर्किटेक्चर के हवाले से थोड़ा आइडिया हमें रिव्यू करना हो, तो वो मैं आपको ये चंद एक पॉइंट्स जो है डिस्कस करके आपको आइडिया रिव्यू करा देता हूँ कि आर्किटेक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, क्लस्टरिंग और सिंगल प्रोसेसिंग, एएसएम, जो सॉरी एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें कुछ की टर्म्स हैं जो हमें बार बार ओएस को पढ़ते हुए फेस करनी है, तो ये टर्म सारी हम क्लियर कर लेते हैं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिकली होता यह है, द आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर इज अ सेट ऑफ रिसोर्सेज सीन बाय द कंप्यूटर प्रोग्राम। होता यह है कि जब हम कंप्यूटर डिज़ाइन करते हैं, कंप्यूटर डिज़ाइन किया जाता है, तो उसका हार्डवेयर किस किस्म का है, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड क्या है, उसके साथ उसके मेमोरी रिसोर्सेज क्या क्या लगे हुए हैं, रजिस्टर्स कितने हैं, और रजिस्टर्स का साइज़ क्या है, मेमोरी का साइज़ कितना का वो हैंडल कर सकते हैं, और फिर इंस्ट्रक्शन सेट में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं, एड्रेस स्पेसिस क्या है। तो ये सारी सारी एक किस्म की उसकी फिजिकल एक्सपेक्ट जो देखा जा रहा होता है, वो हमारा एक किस्म का आर्किटेक्चर कहलाता है। आर्किटेक्चर में भी कई सारी कैटेगरीज हैं। एक तो ओएस के लिहाज से आर्किटेक्चर जो होता है 32 बिट आर्किटेक्चर, 64 बिट आर्किटेक्चर, स्टार्टिंग वाले लेक्चर में उसकी डिटेल थोड़ी सी मैंने एक्सप्लेन की थी। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कंप्यूटर हार्डवेयर का जो आर्किटेक्चर है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज द आर्किटेक्चरल एट्रीब्यूट्स
like physical address, memory, CPU, and how they should be made to coordinate with each other, keeping the future demands and goals in mind. मतलब माइक्रो प्रोसेसर है, ये कोई हार्डवेयर है, मेमोरी है, कोई डिज़ाइन की जा रही है, तो उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि सपोज़ के सॉफ्टवेयर कोई अपडेटेड सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना पड़ जाए, और उस हार्डवेयर के डिज़ाइन होने के बाद सपोज़ कि हमारे पास कोर आई 3 कंप्यूटर है, वो डिज़ाइन किया गया है, उसमें हम कोर आई 3 सपोज़ के डिज़ाइन हो गया 2000 क्या लेके 10 में सपोज़ करते हैं, तो 2015 में डिज़ाइन होने वाला सॉफ्टवेयर क्या उस आर्किटेक्चर पे चल सकेगा या नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती है डिज़ाइनिंग में। तो आर्किटेक्चर को जो फ्यूचर कंपैटिबल भी बनाया जाता है, फॉरवर्ड कंपैटिबल उसे कहा जाता है, और बैकवर्ड कंपैटिबल भी जो है रखा जाता है, ताकि कोई पुराने सॉफ्टवेयर भी चलाए जाएँ तो चल जाए आसानी से, और फ्यूचर में डिज़ाइन होने वाले जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी आसानी से सिस्टम पे रन हो जाए। तो उन सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन करते हुए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिज़ाइन करते हुए आर्किटेक्चर्स के हवाले से भी देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसे अपना सॉफ्टवेयर पे ध्यान दे रहे हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पर उनका ध्यान ही ना हो। ऐसे जैसे सपोज़ के सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है एक 6 महीने या साल लगा के एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना ले जो कि कोर आई 3 के लिए हो, और पता लगे थोड़े से बाद कोर आई 5, कोर आई 7 और इससे नेक्स्ट जनरेशन वगैरह के जो कंप्यूटर लैपटॉप्स वगैरह बनना स्टार्ट हो गए, और कोर आई 3 जो है मार्केट में अवेलेबल ही ना हो, तो उस सॉफ्टवेयर डेवलपर का जो सॉफ्टवेयर है वो समझ लें कि नेक्स्ट वाले जो आर्किटेक्चर है उसमें नहीं चल सकेगा। तो ये सारे की सारी चीज़ें जहन में रख के फिर डिज़ाइनिंग की जाती है। यानी अब वापस आते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की कह लें कि एक समराइज डिस्कशन पे। एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज इट्स abstract मॉडल। abstract कहते हैं समराइज, समरी जिसे कहते हैं, खुलासा कह लें। abstract model and its and is a programmer's view in terms of instruction, addressing modes और registers। तो उसके अंदर जो जो क्या लगे फिजिकल एस्पेक्ट मौजूद होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिजाइनिंग ये को डिस्कस किया जाए तो एक किस्म का वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की डिस्कशन कहलाती है। नेक्स्ट है कि जी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर का दोनों का डिफरेंस भी मैं आपको एक सिंगल लाइन में जैसे ये बोल्ड किया हुआ है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिलहाल ऑर्गेनाइजेशन सीखते हैं कि होता क्या है। द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर रेफर्स टू द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम इंक्लूडिंग द माइक्रोप्रोसेसर, कंट्रोल यूनिट, आईओ, मेमोरी एटसेट्रा। तो इनका लॉजिकल एक्सपेक्ट देखा जाता है, हार्डवेयर साइड नहीं बल्कि उनकी वर्किंग साइड देखी जाती है कि हार्डवेयर की वर्किंग क्या है। Computer organization is how operational attributes like are linked together and contribute to realize the architecture specification. A computer's organization expresses the realization of architecture. अब ये सारी चीज़ों को अगर समराइज करूँ तो एक सिंगल लाइन में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्किटेक्चर डिस्क्राइब्स व्हाट कंप्यूटर डज, ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब हाउ इट डज इट। मतलब कहने का ये कि सपोज मिसाल देता हूँ कि सपोज कि हमने एक एसी ले लिया या फ्रिज ले लिया। फ्रिज लेके आए, फ्रिज को देख के या फ्रिज के बारे में हमें सबको पता है कि फ्रिज का क्या काम है जी, कूलिंग करना, पानी को ठंडा करना, चीज़ों को ठंडा करना। ये तो हो गया उसका एक मेन कह लें कि आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते ही आप बता दें ये जी पानी को ठंडा करता है। अब वो करेगा कैसे ठंडा, कूलिंग होगी कैसे, उस अगर कॉन्सेप्ट को, वर्किंग कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो एक किस्म का उसकी ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग होगा। आर्किटेक्चर मीन के वो उसने करना क्या है, हार्डवेयर क्या क्या लगा हुआ है, तो उसके हमारे पास कंप्रेसर लगे हुए हैं अंदर, कूलिंग पैड लगे हुए हैं या कूलिंग से रिलेटेड कोई पाइप्स वगैरह लगे हुए हैं, और उन पाइप्स ने वर्क कैसे करने हैं, कूलिंग के लिए फैन ने वर्क कैसे करने हैं, उसके जो है कंप्रेसर ने वर्क कैसे करना है, गैस कौन सी वाली उसके अंदर डली हुई है और गैस कैसे फ्लो करेगी, और हमारे पास टेम्परेचर को कैसे सेट करके कूलिंग को सेट किया जाएगा। वो सारी जो उसकी वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू को जब हम डिस्कस करते हैं, वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो हमारा एक किस्म का ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है।
या आर्किटेक्चर के एसी के लिहाज से, कंडीशनर के लिहाज से अगर हम देखें तो सपोज कि हमारे पास एक एसी है वो 1.5 टन का है, एक एसी जो है 1 टन का है, 1 टन एसी हमारे पास। तो जो 1.5 टन एसी है उसकी टेम्परेचर सेटिंग जो ही हम करेंगे तो उस पर फ़ैन कैसे चलेंगे, कूलिंग कैसे होगी। और दूसरा 1 टन वाला एसी है उसकी सपोज का मिनिमम 16 तक जाने का ऑप्शन ही नहीं है, वो 18 से बिलो उसका जो है सेटिंग कर ही नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर वो वर्किंग फीचर ही नहीं है, हार्डवेयर के अंदर 16 टेम्परेचर तक जाने की फैसिलिटी नहीं है। तो इस तरीके से उसके आर्किटेक्चर को कहेंगे कि जी सपोज कि ये 18 तक चलने वाला आर्किटेक्चर है और दूसरा जो एयर कंडीशन है वो 16 तक चलने वाला आर्किटेक्चर है। तो वो चलेगा कैसे, कूलिंग करेगा कैसे, वो एक अलग उसकी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट होता है। आई होप आपको आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस भी आसानी से समझ आ गया होगा। फर्दर चलते हैं, पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होता है। एक होता है पैरेलल प्रोसेसिंग, एक होता है पैरेलल कंप्यूटिंग। पैरेलल कंप्यूटिंग इज simultaneous use of multiple compute resources to solve a computational problem। पैरेलल कंप्यूटिंग का मतलब है कि पैरेलल में एक ही टाइम पे कब सारे प्रोग्राम्स, कब सारे टास्क सॉल्व हो रहे हैं, और वो सॉल्व होने के लिए प्रोसेसर पैरेलल में चल रहे हैं, सीरीज में चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं उस पे हमारा कहने के लेना देना फिलहाल नहीं। सिंपली ये सोचना है कि हमने पैरेलल में कब सारे प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं और एट द एंड हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। और ये कंप्यूटिंग के इंटरनल डिटेल में अगर चले जाएं कि वो जो पैरेलल प्रोसेस कंप्यूटिंग हो रही है उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू जिसे कहते हैं वो कैसे वर्क कर रहा है। द साइमल्टेनियस यूज ऑफ मोर देन वन microprocessor CPU to execute a program is known as पैरेलल प्रोसेसिंग। जिनके एक ही टाइम पे काफ़ी सारे माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस कर रहे हैं टास्क सॉल्व करने के लिए, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये हमारे पास हो गया पैरेलल प्रोसेसिंग। अगर आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका नहीं समझ आ रहा तो ये स्क्रीन को पास करके ये जो समराइज कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं इसको डिटेल से अगर आप एक दफ़ा रीड कर लेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा कि पैरेलल कंप्यूटिंग क्या है, पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये ओवरऑल ये क्यों डिस्कस किया जाता है। सीरियल प्रोसेसिंग क्या होती है, तो उसमें सिंगल प्रोसेस होता है, सिंगल प्रोग्राम होता है, सिंगल माइक्रो प्रोसेसर वर्क कर रहा होता है। पैरेलल कंप्यूटिंग में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स या मिल के एक टास्क सॉल्व कर रहे थे, या फिर काफ़ी सारे पैरेलल रिसोर्सेज जो है मिल के मल्टीपल रिसोर्सेज एक सिंगल प्रोग्राम को सॉल्व कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होगा। मल्टीपल प्रोग्राम्स, गौर से देखें कि यहाँ पे प्रोग्राम एक से ज़्यादा हैं। मल्टीपल प्रोग्राम्स सबमिटेड बाय यूजर्स were each allowed to use the processor for a short time। माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे ऐसे फील हो रहा है जैसे एक सिंगल रिसोर्स के तौर पे है, लेकिन उसको प्रोग्राम हमने ढेर सारे अलग अलग दिए हैं। तो वो प्रोग्राम अलग अलग कैसे वर्क करेंगे, वो पाइपलाइनिंग में वर्क करेंगे। इंस्ट्रक्शन एक तरफ से एग्जीक्यूट हो रही होगी, दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है प्रोसेस हो रही होगी, या तीसरी इंस्ट्रक्शन जो है लोड हो रही होगी। इस तरह की पैरेलल प्रोसेसिंग का पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट है, वो एक किस्म का मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के तौर पे हम देख सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग से आपने आइडिया ये लगाना है कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम चल रहे हैं, एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उनको चलाने में कैसे हैंडल किया जा रहा है, वो एक हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। To users, it appears that all programs were executing at the same time। यूजर को ऐसे लगे जैसे सेम टाइम पे सारा प्रोग्राम चल रहा है, जबकि रियल में क्या होगा, अंदर से एक ही माइक्रो प्रोसेसर है, उसको इतना तेज तेज तरीके से परफॉर्म कराया जा रहा है कि डिफरेंट प्रोग्राम्स उस पर लोड होते हैं और प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन पे चलते हैं। दोस्तों, आपने ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद फिर जब आप ओएस के से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ेंगे और डिफरेंट ओएस के टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मल्टी प्रोसेसिंग वाला
ओएस कौन सा होता है, सिंगल प्रोसेसिंग ओएस कौन सा होता है, पैरेलल कंप्यूटिंग को हैंडल करने के लिए ओएस कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हमें आइडिया होती है। अब आते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग के बाद मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग इज द यूज ऑफ टू और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। मतलब यहाँ पे हमारे पास दो या दो से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर जब प्रोसेस कर रहे हैं तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है मल्टी प्रोसेसिंग का। विद इन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर एक ही है, उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर ढेर सारे लगे हुए हैं और वो माइक्रो प्रोसेसर इकट्ठे मिल मिल के काम कर रहे हैं। इनके प्रोग्राम एक हमारे पास 100 इंस्ट्रक्शन वाला है, उन 100 इंस्ट्रक्शन में 100 लाइन वाला प्रोग्राम है, उसको पहली दो चार लाइनें एक माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है, अगली दो तीन लाइनें जो है दूसरा माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है, या फिर पहली लाइन जो है पहले माइक्रो प्रोसेसर के पास एग्जीक्यूट हो रही है और उसी दौरान दूसरा माइक्रो प्रोसेसर जो है रिमेनिंग कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। और ओवरऑल क्या होगा कि पूरा पूरा कोड जो है जल्दी से प्रोसेस होकर एग्जीक्यूट होकर रिजल्ट दिखाना शुरू कर दे। तो इसका मतलब ये है कि हम मल्टी प्रोसेसिंग कर रहे हैं और रिजल्ट एक सिंगल जो है स्क्रीन पे हमें नज़र आ रहा हो, सिस्टम हमारे पास सिंगल ही हो लेकिन जल्दी जल्दी से काम हो जाए। ये ऐसे जैसे एक काम है दो बंदों के जिम्मे लगा दिया जाए, आधा वो करे आधा दूसरा बंदा करे, तो जब मिल के काम करेंगे तो वो काम जल्दी जल्दी से प्रोसेस होता है। तो ये मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट, दो माइक्रो प्रोसेसर या दो से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर के जिम्मे काम लगा दिया जाए और वो जल्दी जल्दी से रिजल्ट दे दें। The term also refers to the ability of a system to support more than one processor and or the ability to allocate tasks between them. यही बात जो मैंने बताई है यहाँ पे मेंशन है कि सिस्टम एक ही हो लेकिन काम एक ही है, काम कराने वाला एक ही है, लेकिन उसके पास आगे रिसोर्सेज दो या दो से ज़्यादा है। देन आते हैं सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, SMP, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग is the processing of programs by multiple processors that share a common operating system and memory। देखें ना OS यहाँ पे आगे इन्वॉल्वमेंट, OS के कॉमन तौर पे वर्क करना या फिर सेपरेट सेपरेट OS का अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर के साथ वर्क करना, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद फिर सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। दोबारा से देख लें कि प्रोसेसिंग ऑफ प्रोग्राम्स by multiple processors that share a common operating system and memory. In symmetric or tightly coupled multiprocessing, the processors share memory and IO buses or data path। ये डायग्राम भी दी हुई है। तो दूसरा इनकी डिटेल मजीद जो फर्दर जिसे कहते हैं कि एक्स्ट्रा डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आर्किटेक्चर के लेक्चर्स अपलोडेड हैं, उनके अंदर आप ये देख सकते हैं। एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग क्या होगी, मोड में क्या होता है कि प्रोसेसर कोड्स इन द डिवाइस आर अनअवेयर ऑफ ईच अदर। सपोज कि हमारे पास दो माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं, वो दोनों एक दूसरे के पास डाटा अपडेट कर रहे हैं, वो इसको डिटेल बता रहे हैं कि भाई आधी लाइंस मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, आधी जो लाइंस दूसरा माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है, और उनको पता भी होता है कि कौन से प्रोग्राम को किस टाइम पे पहला माइक्रो प्रोसेसर और दूसरा माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और उसकी डिटेल जो है वो सेंट्रल मेमोरी से एक्सेस करना और माइक्रो प्रोसेसर सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम को उस डिटेल का पता होना या उसको अपडेट करते रहना, ये होता है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट। जबकि एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, हर माइक्रो प्रोसेसर अलग अलग स्टाइल से काम कर रहा होता है। सपोज के एक टाइम पे एक माइक्रो प्रोसेसर हमारा एक सॉफ्टवेयर चला रहा है और दूसरा माइक्रो प्रोसेसर दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने में लगा हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है अनअवेयर ऑफ ईच अदर। जो दोनों प्रोसेसर हैं एक दूसरे से अवेयर नहीं है, अलग अलग अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है उसको एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। और इसलिए जितनी मैं बातें बता रहा हूँ सिमेट्रिक प्रोसेसिंग है या एसिमेट्रिक प्रोसेसिंग है, इनके लिए इससे रिलेटेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी अकॉर्डिंगली वर्क करना पड़ेगा। क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या होती है जी, क्लस्टर कहते हैं झुरमट को एक किस्म का, कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स अलग अलग लोकेशन पे पड़े हों या इकट्ठे पड़े हों, साथ साथ पड़े हों, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू पड़े हों या किसी न किसी इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू, या कोई ना कोई कनेक्शन उनका अपना लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन हो या कोई भी कनेक्शन हो, उन कनेक्शंस के ज़रिए से वो आपस में कनेक्टेड हों और मिल के वो सारे काम करें। मिल के हमारे पास सिस्टम ज़्यादा है
काम एक सिंगल है, टास्क एक सिंगल है, लेकिन सिस्टम ज़्यादा है। ऐसे समझ लें जैसे आप में से कोई लोग नादरा ऑफिस में गए हों, तो वहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर ढेर सारे लगे होते हैं, लेकिन टास्क क्या होता है, एक ही परफॉर्म हो रहा था। सपोज के एक कंप्यूटर के पास आप जाते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर फ्री बैठा होता है, तो आपकी स्नैपशॉट लेता है, पिक्चर लेता है, कुछ डाटा एंटर करता है। दूसरे कंप्यूटर के पास जाते हैं तो दूसरा वो आपका फर्दर कोई रिकॉर्ड वगैरह लेता है या अंगूठे वगैरह, फिंगरप्रिंट वगैरह लेता है, और पैरेलल में वो सारे काम हो रहे होते हैं। तो वो एक सिंगल आईडी जनरेट हो जाती है और सारे के सारे अलग अलग कंप्यूटर जो है काम एक ही कर रहे होते हैं। टास्क एक होता है, कंप्यूटर ढेर सारे होते हैं। ये बिल्कुल आसान एग्जांपल दिया है, इससे ज़्यादा मज़ीद डिटेल्स एग्जांपल्स भी क्लस्टर कंप्यूटिंग की नेट पे अवेलेबल होती हैं, या फिर आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट में आपको मिल जाएंगे। A computer cluster consists of set of loosely connected or tightly connected computers that work together so that in many respects they can be viewed as a single system. ओवरऑल रिकॉर्ड जो आ रहा होता है, टोकन नंबर एक बंदे को मिला हो तो वो सिंगल ही होता है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग जो है अलग अलग कंप्यूटर्स पे हो रही होती है। The components of a cluster are usually connected to each other through a fast local area network LAN with each node कंप्यूटर यूज एज ए सर्वर। हर कंप्यूटर सर्वर के तौर पर काम कर इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन कनेक्टेड होता है, काम जो है सेम कर रहे होता है। रनिंग इट्स ऑन इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हर कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम हर किसी का अलग अलग इस्तेमाल होता है, लेकिन वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपस में एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, डाटा अपडेट कैसे कर रहे होते हैं। तो ओएस को डिज़ाइन करते हुए या ओएस की वर्किंग को देखने के लिए ये कॉन्सेप्ट, क्लस्टरिंग के कॉन्सेप्ट का पता होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वर्किंग टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। तो आई होप आपको डिटेल आइडिया समझ आ गया होगा कि हमारे पास आर्किटेक्चर कैसे वर्क कर रहे होते हैं और डिफरेंट प्रोसेसिंग की टेक्निक्स क्या हैं। उसके अलावा आर्किटेक्चर के कुछ डिटेल्स फर्दर भी हैं। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर है। इनमें वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में हमारे पास प्रोसेसर अलग से जो है अवेलेबल होता है और उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है मेमोरी से और डाटा मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी से और डाटा मेमोरी। मीन के इंस्ट्रक्शंस के जो ऑपरेशन कोड हैं और ऑपरेंड्स हैं वो दोनों के दोनों इकट्ठे माइक्रो प्रोसेसर के पास एक्सेसिबल रेंज में होते हैं। जबकि जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है उसमें मेमोरी जो इंस्ट्रक्शंस के ऑपरेशन कोड्स हैं वो अलग से होते हैं, इंस्ट्रक्शन अलग से होती हैं, और जो मेन डाटा जिस पे इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होनी होती है वो अलग से होती है। तो ये काफ़ी सारी डिस्कशन आपने जो सुन ली है, आई होप आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के लिहाज से समझने में आसान अब लगेगी, डिफरेंट प्रोसेसिंग टेक्निक्स के लिहाज से समझने में आसान लगेगी। दोस्तों ये सारी डिस्कशन सुनने के बाद आई होप आपको ये कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर और ये जो नीचे तीन टर्म्स दी हुई हैं, सिंगल प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर और क्लस्टर सिस्टम्स, इसका आपको नेम से आइडिया हो रहा होगा कि डिफरेंट नेम्स और डिफरेंट नेम्स के साथ डिफरेंट ओएस कैसे वर्क करेंगे। तो ये मैं जल्दी जल्दी से गो थ्रू कर दूंगा क्योंकि हमने इसकी डिटेल पढ़ ली है। सिंगल प्रोसेसर सिस्टम हो गया, उसके बाद मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, उसमें पैरेलल कंप्यूटिंग, पैरेलल सिस्टम्स वगैरह आ जाते हैं। इसका मेन मकसद क्या होता है, हमारे पास एडवांटेज क्या हो, इंक्रीज थ्रूपुट। थ्रूपुट मीन के नंबर ऑफ प्रोसेस जो हमारे ये प्रोग्राम चल रहे हैं या टास्क चल रहे हैं, एक टाइम पे ज़्यादा ज़्यादा टास्क एग्जीक्यूट हो जाए। इकोनॉमी ऑफ स्केल, उसके बाद इंक्रीज रिलायबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे पास देखनी पड़ती हैं और इसके लिहाज से हैंडल करनी होती हैं। और मेन मकसद हमारा क्या है कि थोड़े से टाइम में ज़्यादा प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो जाएं। ज़्यादा जब एग्जीक्यूट हो जाएंगे थोड़े टाइम में, इसका मतलब ये हमारे पास इकोनॉमिकल सॉल्यूशन मिल जाएगा। एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिखा दिया है, बता दिया। और क्लस्टर्ड सिस्टम के हवाले से भी आइडिया आपको हो गया आई होप। मल्टी प्रोग्रामिंग की डिटेल हमने डिस्कस कर ली है। ये सारी डिटेल्स जितनी भी डिस्कस की है, इसको ओएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सोचते रहना कि माइक्रो प्रोसेसर अलग अलग हों, उस दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम उनको कैसे हैंडल करेगा, अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हों उनको ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डील करेगा।
अलग अलग जॉब्स हैं, टास्क हैं, जैसे ये हमारे पास नज़र आ रहा है डायग्राम में, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4। इनको ओएस कैसे डील कर रहा होगा, रैम से कैसे लोड करेगा, पैरेलल में कब सारे कैसे वर्किंग एक्टिविटीज़ पे देख रहा होगा, मैनेज कर रहा होगा। फिर कुछ फर्दर जो मल्टी प्रोग्रामिंग में जॉब पूल बनना, वर्चुअल मेमोरी का बनना, और फिजिकल मेमोरी पे डाटा के कितना मतलब अवेलेबिलिटी है, उससे हट के वर्चुअल मेमोरी कितनी जनरेट करनी पड़ रही है, सारी डिटेल्स मेमोरी से रिलेटेड, मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड अलग से एक टॉपिक डिटेल में हम देखेंगे फर्दर जो फ्यूचर लेक्चर्स में। तो दोस्तों आज के डिस्कशन में आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल देखिए, डिफरेंट सिस्टम्स के लिहाज से कैसे वो वर्क करेगा, डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट ओएस कैसे वर्क करेगा, ओएस की अलग अलग सिस्टम के लिहाज से अलग अलग जो ओएस की टाइप्स है, उस टाइप्स को भी हम डिटेल में फर्दर फ्यूचर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स, नेक्स्ट लेक्चर्स वगैरह के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।